और चैप्टर सेकंड है ना हमारा, फर्स्ट है महाभारत, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, यानी ये लेसन से अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो संक्षेप में हमने महाभारत की जानकारी ली थी, जिसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, आज उसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है आपको वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका पहला आज होता है, सबसे पहले आप डालेंगे लेखक परिचय। चलिए डालिए, लेखक परिचय हो गया। अब लेखक परिचय में जो हम बता रहे हैं आप लोग उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, और बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो महाभारत की कथा या जो हम देखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसे किसने लिखा है, वो कौन है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है या चार्य है? चार्य है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक। देख लीजिए, जिसे दिक्कत हो वो देख के लिख सकता है, गलत ना हो, ठीक है। राजगोपालाचार्य राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। राजा जी के बिना, यानी इनका एक और भी नाम था जिसके नाम से इनको ज्यादा उनको उन्हीं नाम से बुलाया जाता है, राजा जी, ठीक है। हो गया, नाम से भी जाने जाते थे। वे वकील लेखक राजनीतिज्ञ, देख लीजिएगा इससे दिक्कत आएगी। और आखिरी बच्चों है आपका दार्शनिक, यानी कि वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। वे स्वतंत्र भारत के, अच्छा ठीक है लिखिए, वे वकील, दार्शनिक, देखिए लिखा हुआ है यहाँ देख लो, देख के लिखो, दार्शनिक थे, हो गया थे, हाँ। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, द्वितीय गवर्नर जनरल, ठीक है, द्वितीय गवर्नर जनरल थे, द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। और प्रथम भारतीय, यानी स्वतंत्र भारत के, यानी राजनीतिक रूप में वो तो गवर्नर थे ही, लेकिन भारतीयता, जैसे भारतीयताओं में अगर हम किसी को गवर्नर पहला रखेंगे तो वहाँ पे इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। सबने लिख लिया। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, यहाँ गवर्नर जनरल है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर है और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। 10 अप्रैल 1952 ही है ना, 1952 से 13 अप्रैल
मैम 10 अप्रैल 1952 से नौ तो उल्टा अ बनता है ना 9 हाँ उल्टा अ बनता है एक कुछ ऐसा यस आदत छूट गई है 1952 से 13 अप्रैल 52 से 13 अप्रैल 13 अप्रैल अप्रैल में बच्चों 2 मात्रा है 13 अप्रैल 1958 यानी कि 1958 ठीक है तक वे मद्रास प्रांत के क्या मैम 58 को इंग्लिश में क्या कहते हैं 58 58 ना यस मैम 1958 तो यहाँ 52 से लेके 54 तक हमने किया है मैं अभी आपको मैम में लिख सकते हैं मैम 54 लिख एक मिनट क्लियर सुनो 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 है ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा तो ये हिंदी तो है अब इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आती तो मैं वही तो लिख रही थी लेकिन वो मेरे लिए भी कर चुकी मैम 54 होगा ना कुछ भी हो देखो इसको अभी ठीक है ये आप सब लोग कर लो ठीक है इसीलिए मैं ये डेट चेंज नहीं करती हिंदी में नहीं लिखती क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरा भी हो जाता है अब 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे इनका जन्म मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे मतलब ये कार्यकाल है फिर से बोल दीजिए हाँ 1954 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे मद्रास प्रांत मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हो गया हुआ यस मैम इनका जन्म 8 दिसंबर इनका जन्म 8 दिसंबर 8 दिसंबर ठीक है 8 दिसंबर 1800 8 दिसंबर 1868 ना 78 वही 78 आप डाल दो 8 दिसंबर 1878 ठीक है 17 चोरापल्ली हाँ इस जगह का स्थान का नाम चोरापल्ली बेटा वहाँ पे फिर हर जगह अलग दिया है फिलहाल के लिए भी आप ये लिखिए अगर किताब में वहाँ लिखा है क्या है किताब में थोड़ा है था यानी कि ऐसा है हाँ मैम वैसे ही बनाती हूँ मैम यही लिखी थोरापल्ली है ये लिखा है यस मैम तो लिखिए मैम 1878 हाँ 1878 थोरापल्ली अग्रहारम 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 ठीक है अग्रहारम वह इनकी मृत्यु ऐसा लिखिए वह
इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 25 दिसंबर 1972 बच्चों यहाँ लिखा हुआ है। यस 1972 चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में हुआ था। हो गया? यस मैम ये हो गया बच्चों, तो रफ करें फिर आगे का करवा लेना। क्लीन कर दे, ठीक है? क्या मैम मेरा एक क्वेश्चन था आप पूछो। ओ वाला मैम ये जो लेखक है तो मैम इनका हेडिंग हम क्या डालेंगे, मतलब क्या डालेंगे, कवि परिचय या लेखक परिचय? लेखक बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको लेखक बोला, हम कथा पढ़ रहे हैं ना। महाभारत की अगर हम कथा पढ़ रहे हैं तो कथा यानी कहानी, यानी कि गद्यांश, तो ये लेखक हुए, ये कवि हैं। ठीक? अब अगला आपका हेडिंग क्या आएगा बच्चों? शब्दार्थ। और शब्दार्थ देख के लिखेगा, आप लोग गलत लिख रहे हैं शब्दार्थ। हिंदी में जो शब्दार्थ काफी लोगों की कॉपी चेक हुई है, शब्द धन फिर अर्थ लिखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने संधि विच्छेद करवाने के लिए कहा था। अब इसमें आपका पहला है कंठस्थ। कंठस्थ ये आपका पहला शब्द है, ठीक है? कंठस्थ। अब इसका मतलब क्या होता है? याद करना। ये लिख दे या लिख लोगे? याद करना, ठीक है? अगला बच्चों आता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। अब अकाल मृत्यु का अर्थ होता है असमय मौत। ठीक? असमय मौत। सबको दिखाई दे रहे हैं ना? इसके बाद आता है सौंपना। सौंपना हम लिख भी रहे हैं। सौंपना ये हमने उस अपने लेसन में पढ़ा है ना। मुझे जो कठिन शब्द लगे हैं मैंने वही सिलेक्ट किए हैं और आपको वही रखा है। सौंपना का अर्थ होता है सुपुर्द करना या जिसका है उसे दे देना, समझने के लिए। लेकिन आप लिखेंगे सुपुर्द करना। सु पु अब द में र लग जाएगा, सुपुर्द हो गया करना। और जहाँ पे बच्चों र का इस्तेमाल इस प्रकार से हो रहा है तो उन शब्दों को आप थोड़ा पहचानिए। अब सुपुर्द करना होता है तो उसमें र लग गया है तो द में र आ गया ना, प्रोनाउन में आ गया ना आपके शब्द में। तो इन चीज़ों को आप गौर कीजिए, ठीक है? हो गया सुपुर्द। अब आता है बच्चों अगला जलन। जलन आया है। जलन का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ठीक? ईर्ष्या करना, ये हो गया ईर्ष्या करना। अब इसके बाद आता है वैर भाव। वैर भाव, ठीक है? अब वैर भाव का अर्थ होता है टकराव या दुश्मनी। आपस में जहाँ पर नहीं जमती है तो वहाँ हमेशा टकराव ज़्यादा क्लियर होता है इसका अर्थ। लेकिन हम दुश्मनी भी इसलिए डाल दे रहे हैं क्योंकि ये वैर भाव ही उस महाभारत की पूरे युद्ध का परिणाम रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? टकराव और दुश्मनी दोनों लिख लीजिए। टकराव और दुश्मनी। ठीक है? पीछे तक दिखाई दे रहा है? इसके बाद आता है बच्चों रिवाज। रिवाज का अर्थ होता है परंपरा। ठीक है? फिर हम लिखेंगे कुटिल। फिर आता है कुटिल। कुटिल का अर्थ होता है कि दुष्ट प्रकृति का इंसान।
या दुष्ट प्रकृति की मंशा रखने वाला। तो आप लिखेंगे दुष्ट प्रकृति। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? यस। कंठस्थ हो गया है, याद करना। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है असमय मौत। सौंपने का अर्थ होता है सुपुर्द करना या उसके जिम्मे कर देना। फिर होता है जलन। जलन का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। वैर भाव का मतलब होता है टकराव या फिर दुश्मनी। इसके बाद आता है रिवाज। रिवाज यानी परंपरा होती है, जो हमेशा पहले के समय में परंपराएं चलती थी, इस नाते से उस खेल को, चौरस को खेला जाता था। और इसके बाद है कुटिल। दुष्ट प्रकृति के अगर शकुनी ना होते तो उन्होंने इतने बड़ी महाभारत की रचना ना की होती। ठीक है, अगर महाभारत को रचने का किसी को दायित्व दिया जाएगा तो रचयिता शकुनी जी हैं। और उस महाभारत के होने का एक कारण, निम्न जो बोलते हैं ना, एक कारण कौन सा है, तो वो भीष्म पितामह जी थे। ठीक, सबका शब्दार्थ हो गया? यस मैम। रख करें? यस मैम। अब आप लोग तब तक एक प्रश्न लिखिए जब तक हम रख करते हैं। प्रश्न है, महाभारत की कथा किसने लिखी थी? प्रश्न मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं, तो आपको प्रश्न नहीं पता चलेगा तो आप उत्तर अगर पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे? महाभारत। पहला प्रश्न है, महाभारत की कथा किसने लिखी? सभी की ब्लैक पेन से होनी चाहिए ये। महाभारत की कथा किसने लिखी? हो गया? महाभारत की कथा किसने लिखी? ये आपका पहला प्रश्न है। जिनको दिक्कत हो रही होगी, महाभारत कथा किसने लिखी? किसने लिखी? किताब सबके आगे ओपन है? तो महाभारत की कथा किसने लिखी? आंसर में खाली आप डालेंगे वेद व्यास जी ने। आंसर में आप लिखेंगे वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। क्लियर? सेकंड है, मानव जाति में, पहला सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप लोग। मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार है ना, प्रसार किसके द्वारा हुआ है? यही है ना, किसके द्वारा हुआ है? आंसर क्या है? आप लिखेंगे खाली महर्षि वैशंपायन ने। ठीक, जितना कहा है उसका शॉर्ट आंसर रहेगा तो इजीली आपको जल्दी याद होगा। लिखते हैं महर्षि वैशंपायन। महर्षि वैशंपायन। ठीक है, वैशंपायन है। अब प्रश्न नंबर 3 डालिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इस महायज्ञ में कौन मौजूद था? इस महायज्ञ में कौन मौजूद था?
आंसर क्या है बच्चों? मैम बहुत सूत जी को ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सूत जी बहुत सुप्रसिद्ध विख्याता थे वो, तो इसलिए हमें उनके नाम को जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे सुप्रसिद्ध पौराणिक, जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है, सुप्रसिद्ध पौराणिक, सुप्रसिद्ध पौराणिक। स्क्रीनिंग को भी अभी खत्म होना था। पौराणिक सूत जी, ठीक है, सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी हो गया, सबका हुआ। प्रश्न नंबर 4 डालिए। प्रश्न नंबर 4, महाराजा शांतनु के हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? महाराजा शांतनु के बाद एक्चुअली होगा, हाँ, महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? पहला प्रश्न जाने दो, उसके बाद आंसर आपको खुद ही लिखना है। चित्रांगद बैठे, उनकी अकाल मृत्यु हुई तब न विचित्रवीर आए। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। प्रश्न हुआ बच्चों आपका? महाराजा शांतनु के बाद महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर, ये चल नहीं रहा इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? अभी बोले राजगद्दी नहीं बोले, हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? क्योंकि उस गद्दी पे बैठा राजगद्दी बोल ही नहीं सकते हैं। हर कोई तो बैठते गया उतरते गया है ना। राजगद्दी तो वो होती जिसपे यथावत एक राजा विद्यमान होता है, वो एक लंबे समय तक चलता है ना। तो हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा, ये प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों? चित्रांगद। डालिए अपने आंसर में, चित्रांगद लिख दें। चित्रांगद ये दिखाई दे रहा है? चित्रांगद यहाँ डालते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न है आपका, विचित्रवीर के कितने पुत्र थे और कौन कौन थे? अब प्रश्न आप लिखिए, स्क्रीन खराब है। विचित्रवीर, ये शब्द लिख ले रहे हैं, विचित्रवीर देख लेना सब लोग के कितने पुत्र थे, वह कौन कौन थे? कितने पुत्र थे, वह कौन कौन थे? वह खाली डालो, वह मत डालो, वह खाली वह ऐसे डाल दो। वह कौन कौन थे? हो गया? आंसर लिखिए। विचित्रवीर के 2 पुत्र थे। विचित्रवीर के 2 पुत्र थे। विचित्रवीर जिसको दिक्कत होगी यहाँ देख लेगा। विचित्रवीर के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु लिख दें? गुड, हो गया। अब प्रश्न नंबर 6, पांडु की कितनी रानियां थी? रुक गई।
पांडु की कितनी रानियां थी? लिखो लिखो, अभी मैं कहाँ कुछ बोल नहीं रही हूँ। चलिए रुकिए। धृतराष्ट्र और पांडु हो गया। अब आपका प्रश्न डालिए ब्लैक पेन से। पांडु की कितनी रानियां थी? पांडु की कितनी रानियां थी? सबका प्रश्न हो जाएगा तब एक साथ बताइए आप। मैम हो गया। हो गया। कितनी रानियां थी? 2। अब उसका उत्तर है कि पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। ठीक, कुंती व माद्री थी। हाँ रुके। कुंती और माद्री सबका हो जाएगा तब एक साथ बताइए। हो गया। हो गया। हो गया। किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। पांडु की कितनी रानियां थी? तो पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। ठीक, अब अगला प्रश्न बोले। बोलिए। अगला प्रश्न है आपका, कुंती और माद्री के कितने पुत्रों को, यानी कुंती और माद्री ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? 5। पहला क्वेश्चन, कुंती और माद्री ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? कुंती और माद्री ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? हो गया क्वेश्चन? ओके, कंप्लीट कर लीजिए। कुंती और माद्री ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? आंसर है कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। 5 पुत्रों को जन्म दिया। पांच पुत्रों को जन्म दिया। हो गया बच्चों? नो मैम। राइटिंग फास्ट कीजिए आप लोग, इतना वक्त नहीं मिलेगा। पांचों का नाम लिखेंगे? नहीं, बस 5 पुत्रों का। क्वेश्चन आपका क्या है कि कितने पुत्रों को जन्म दिया, वहाँ नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है, कि क्वेश्चन में जितना पूछा हमें आंसर उतना ही देना है। ठीक है, अब आप अगला का प्रश्न कीजिए। पितामह भीष्म ने दोनों को क्या समझाया? पितामह भीष्म ने कौरव और पांडव को क्या समझाया? पितामह भीष्म ने कौरव व पांडव को क्या समझाया? ठीक है, पितामह भीष्म ने कौरव और पांडव को क्या समझाया? हो गया? यस मैम, हो गया। आंसर डालिए। पितामह भीष्म ने कौरव और पांडव को समझाकर संधि कराई। संधि ऐसे लिखेंगे। ये संधि ऐसे लिखिएगा। पितामह भीष्म ने कौरव व पांडु को, या पांडव भी लिखिए वो भी सही है,
पांडव को समझाकर संधि कराई। संधि ऐसे लिखना है, संधि कराई। यहाँ देखिए संधि यहाँ लिखा हुआ, संधि कराई हो गया। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9। उन दिनों, प्रश्न है उन दिनों राजा लोगों में, उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का रिवाज था? उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का रिवाज था? ये होता है कि क्वेश्चन लेसन इतने अच्छे से क्लियर है दिमाग में कि ये क्वेश्चन बता रहे हो, आंसर बच्चे ही बता दे रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि चैप्टर कितना अच्छे से क्लियर है। वेरी गुड। बस 64 लिख दे। 64 खेल, क्योंकि ये खेल था ना, तो 64 खेल आपको उसके आंसर में डालना है। मैं भी बहुत क्वेश्चन जहाँ दिक्कत होगा क्वेश्चन लिख लीजिए वापस से। उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का रिवाज था? तो आप आंसर में लिखेंगे चौरस खेल। मैम 64। सॉरी 64 खेल। एक्चुअली इसके कई नाम हैं इसलिए। मैम क्वेश्चन क्या है वाले? उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का रिवाज था? मेरी आवाज पीछे तक नहीं जा रही है क्या आज? मैम जा रही है, बस थोड़ा सा दूर है। उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का रिवाज था? आंसर है 64 खेल। ठीक है, अब अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कितना बचा है? 64 खेल खाएंगे। बस दो। बस 10। चलिए लिखिए जल्दी से। पांडव को कितने वर्ष का वनवास झेलना पड़ा? पांडव को मैम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। करेक्ट आंसर। पांडव को कितने वर्ष का वनवास झेलना पड़ा? वह